So, welcome to lecture number 15. What do we plan to do today? So, we will start off with a new chapter, which is the continuous random variable. तो अभी तक हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात की थी, तो वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया था. अब जो है जो हमने दूसरे टाइप ऑफ डेफिनेशन देखी थी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, we have multiple examples of that, so we will be looking into that. ठीक है. So continuous random variable and probability distributions. Okay, continuous random variable and उनसे रिलेटेड जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो जी. तो सबसे पहले तो we have already discussed what is the definition of a continuous random variable, but just for the sake of completion let's try to revisit that definition. वो जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस करी थी, लेकिन let's try to revisit that again. So when do you say that a particular random variable is continuous? When can we say that? So a random variable is continuous if there are two conditions which can be satisfied. If those two conditions are satisfied, you can define your random variable as a continuous random variable. First is, what is the first condition? That whatever are the possible values comprise either a single interval, क्या तो एक सिंगल इंटरवल होता है on the number line. तो या तो जो भी हमारा पॉसिबल वैल्यूज होती है उस रैंडम वेरिएबल की, या तो वो एक सिंगल इंटरवल है नंबर लाइन पे, या फिर और a union of disjoint intervals. तो या तो एक सिंगल इंटरवल हो या बहुत सारे अलग अलग जो सिंगल इंटरवल्स हैं जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है उनका यूनियन हो. ये या तो ये कंडीशन होनी चाहिए. और सेकंड कंडीशन जो हमने देखी थी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होनी चाहिए. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी दैट योर रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू c should be zero for any number c that is a possible value of your random variable x. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल जो है उसको आप कॉन्टिन्यूस कब बोलोगे? जब उसकी एक तो पॉसिबल वैल्यूज जो है एक सिंगल इंटरवल में आएंगी, या फिर बहुत सारे अलग अलग इंटरवल्स का यूनियन होगा और वो सारे जो इंटरवल्स हैं वो आपस में डिसजॉइंट है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है उस पे आपका रैंडम वेरिएबल वो पर्टिकुलर वैल्यू ले, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होनी चाहिए. अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको बोलते हैं दैट इट्स अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ठीक है. इज दैट फाइन? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. पहले भी हमने ये डिस्कस किया है. डू यू रिमेम्बर? यस, Yes. राइट. एंड उसके अलावा जैसे हमने पहले भी इसके बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट बहुत सारी चीजें जो आप रियल लाइफ में देखते हो वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं. जैसे टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस होता है, हाइट कॉन्टिन्यूअस होती है, वेट कॉन्टिन्यूअस होता है, टाइम कॉन्टिन्यूअस होता है, बहुत सारी चीजें ना
जो रियल वर्ल्ड में आप देखते हो वो कॉन्टिन्यूस होती है, बट हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे हम उनको उतनी बारीकी से मेजर कर पाए। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक स्केल है जो सिर्फ सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, या फिर तक मेजर कर सकता है, या फिर थोड़े से और साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं जो और माइक्रोमीटर और नैनोमीटर और ये सब में मेजर कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी एज ह्यूमंस लिमिटेशंस हैं चीजों को मेजर ना कर पाने की, इसीलिए जो बहुत सारी चीजें रियल वर्ल्ड में एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस हैं उनको कॉन्टिन्यूअस मेजर में जो है मेजर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस हुए ही नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस लेवल पे चीजों को मेजर कर पाए, इसलिए दोज थिंग्स अपीयर, दोज थिंग्स आर एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस बट दे अपीयर टू बी डिस्क्रीट। क्योंकि अब मान लो आप हाइट मेजर करोगे लेकिन आपके पास दुनिया में सिर्फ एक यही स्केल है जो में मेजर कर सकता है, तो किसी एक इंसान की हाइट 160 मतलब नहीं हो सकती, बट मान लो किसी भी चीज की हाइट 160 फिर 161 फिर 162, वो 160 और 161 के के बीच में भी तो कितने सारे डिस्टेंसेस हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इट्स बिकॉज ऑफ आर लिमिटेशन दैट मोस्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस थिंग्स दे actually end up being discrete because of not being able to measure them. Is that fine? ठीक है? यस। ठीक है, चलो तो अब जो है, जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में बहुत सारी चीजें देखी थी, क्या कि एक रैंडम वेरिएबल है, फिर उसका क्या है, पीएमएफ है, ठीक है, फिर उसका सीडीएफ है, ठीक है, फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, फिर उसका वेरिएंस है, और फिर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये सारी चीजें देखी थी हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए, राइट? अब यही सारी सेम चीजें जो हैं हमें कॉन्टिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होता है उसके लिए भी देखनी है। रैंडम वेरिएबल क्या है, उसका पीएमएफ। तो कॉन्टिन्यूअस के केस में इसको पीएमएफ नहीं बोलते, हम लोग पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल जो है वो है क्या, उसका पीडीएफ क्या है, ठीक है, उसका सीडीएफ क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, उसकी वेरिएंस वैल्यू क्या है, और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू क्या है। ये सब हमें जो है कॉन्टिन्यूअस के लिए भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द पीडीएफ। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ द पीडीएफ। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता था और जब वहां पे हम लोग डिफाइन करते थे व्हाट इज पीएमएफ, तो व्हाट डिड वी यूज टू से दैट व्हाटएवर पॉसिबल एक्स वैल्यूज योर रैंडम वेरिएबल कैन टेक, if you just put whatever different probabilities are associated with those x values, if you mention that, that is a PMF, right? Now here also we have to define a similar thing. So suppose let x be a continuous random variable. Let's say this is a continuous random variable, okay? Then a probability distribution, then a probability distribution or probability distribution function, PDF. So what is the definition of PDF basically? That is what we are trying to understand. So PDF of the random variable x, it is nothing but a function. So PDF of a continuous random variable is nothing but a function. And what kind of a function is this? It is a function fx. It is a function fx such that for any two numbers, A and B with A less than equal to B. So for any two numbers that you have,
such that a is less than equal to b. If you have to find the probability that your random variable is between a and b, then what you can do is whatever function you had, you can just take an integration of that between a and b. If this is applicable for all possible whatever numbers a and b can take, if you have such a function, then it's called the PDF of x, right? So basically, what is a PDF? It is that function that can be used to find the probability between any 2 points. How? By integrating that function between those 2 points. So if you have such a function fx, that is your PDF. Fine? Is that Ma'am, could you give an example of PDF? I'm not able to understand. So it'll just be a function. So मान लो मैंने बोल दिया कि suppose there could be multiple functions. मान लो एक function आ गया fx is equals to 1/2 and x can take value between let's say 0 and 2. This could be one example of a PDF. Let's say if I have a random variable which takes value between 0 and 2 and the fx value is 1/2. तो अगर मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई मान लो मेरा वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा ये जो fx फंक्शन है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी फ्रॉम 0 to 1. दैट विल बी माई प्रोबेबिलिटी दैट माई रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ PDF. ठीक है. यस मैम. एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी जल्दी मत करो, अभी समझ में आएगा, अभी एकदम से सब नहीं समझ में आएगा, आराम से वक्त लेके चीजें समझो. ठीक है. तो बेसिकली PDF होता क्या है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो किस चीज में हेल्प करे, कोई भी 2 नंबर के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप उस फंक्शन को उन दोनों नंबर्स के बीच में अगर इंटीग्रेट कर दो तो वो आपको अगर प्रोबेबिलिटी दे देता है, तो वो जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो f ऑफ x है ये एक फंक्शन ही है. f ऑफ x एक फंक्शन है, अलग अलग x वैल्यूज पे ये अलग अलग वैल्यूज ले लेगा, राइट. तो अब f ऑफ x का कोई डायग्राम भी होगा, अगर ये एक फंक्शन है तो इसका कोई ना कोई डायग्राम होगा, राइट. तो मान लो इसका कोई डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से है. मान लो f ऑफ x इज समथिंग लाइक दिस. ओके चलो लेट्स से f ऑफ x इज समथिंग लाइक दिस. जैसे ये जो एग्जांपल लिया था ना कि f ऑफ x की वैल्यू है 1/2 एंड x वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2. तो इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया, राइट. दिस इज माय f ऑफ x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 0 से लेके 2. तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट माय x वैल्यू इज टेकिंग एनी नंबर बिटवीन मान लो दिस पॉइंट a एंड दिस पॉइंट p, वो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा कि मैं अगर ये f ऑफ x dx को इंटीग्रेट कर दूंगी फ्रॉम a to b. जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते हो, डू यू नो व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स यू. जैसे जब भी आप कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो हमें पता है कि वो जो भी कर्व है वहां पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप देता है, राइट. यही मतलब होता है डिफरेंशिएशन का. यस. लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है कि भाई अगर मैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन है मेरा, इसको a से लेके b के बीच में मैंने अगर इंटीग्रेट कर दिया तो ये मेरे को क्या देगा, व्हाट विल इट गिव मी. इंटीग्रेशन जो है ना, कोई भी मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन दे दिया और आपने a से b के बीच में इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन हमेशा देता है कि ये जो कर्व है ना, इसके नीचे का जो एरिया है बिलो लाइक एक्सिस से लेके ये जो कर्व है, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है.
The integration gives you the area under the curve. So basically, what does the integration give you? It gives you the area under the curve and above the axis. जो भी आपकी एक्सिस है वो, और जो भी आपका एरिया है, जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो आपको इंटीग्रेशन देता है. तो ये जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये एक्चुअली क्या है, ए से लेके बी के बीच में जो भी मेरा एरिया है एक्सिस तक, वो ये है. राइट, दिस इज व्हाट इट इज. यस और नो? Yes. राइट. तो मेरी, और ये क्या था, व्हाट वाज दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू बिटवीन ए एंड बी. राइट. तो ये मुझे क्या बता रहा है, व्हाट इज इट शोइंग मी? इट इज टेलिंग मी दैट द प्रोबेबिलिटी that x takes value in the interval a to b is nothing but is the area above the axis. So area above the interval a comma b and under the graph of PDF. ओके. और जो भी आपका ग्राफ होता है ना एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग कई बार डेंसिटी कर्व भी बोलते हैं. ग्राफ ऑफ द पीडीएफ इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द डेंसिटी कर्व. ग्राफ of fx is called the density curve. तो ये जो f of x का ग्राफ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी कर्व. ठीक है. तो मतलब मुझे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, जो भी मेरा ग्राफ है उसका और उन दोनों इंटरवल्स के बीच का जो एरिया है वो अगर निकाल दिया तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई. राइट. ये सिंपल सा मेरे पास तरीका हो गया. इज दैट ओके? Yes. ठीक है. और पीडीएफ क्या है? पीडीएफ एक ऐसा फंक्शन है जो हमें मदद करता है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए. फाइन. Yes. ठीक है. चलो जी. ओके. तो अब जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में देखा था कि व्हेन आर वी एबल टू से दैट अ पर्टिकुलर पीएमएफ इज वैलिड और नॉट, तो वहां पे क्या कंडीशंस देखी थी हमने? What were the conditions for having a valid PMF? क्या होना चाहिए? What should happen? Come on, ये पूरा, इससे ना क्या आपका पूरा रिवीजन होता रहेगा. You'll keep getting all the things revised because they are very analogous. Ma'am, probability of x should be greater than and equal to 0 Mm-hmm. for all possible values of x, Mm-hmm. and probability of all sum of all values of x is equal to 1. Very nice. So basically, probability for any possible value of your random variable should be greater than equal to 0, and sum of all possible values in your whatever domain, let's say, or you can say sample space, that sum should be equal to 1, right? यही दो conditions थी, है ना? Yes. तो अब सिमिलर लॉजिक से हमारे पास जो पीडीएफ होता है कॉन्टिन्यूअस के केस में, if you want it to be a legitimate PDF, what are the conditions? So in order to be a legitimate PDF,
if you want to have a legitimate PDF, meaning a valid PDF, it must satisfy the following two conditions. So it must satisfy the condition. And what are those two conditions? First is, here in the discrete case, it's Px. So secondly, here we should have that Fx should be greater than equal to 0 for all possible values of x. Your Fx value should be greater than equal to 0 for all x values. Fine. The second condition is, if you do the differentiation, okay, tell me, see, this entire function was only defined from 0 to 2, right? So if I have to find the probability from 0 to 2, what do I have to do? It will be this entire area. Yes or no? Yes. Right. एंड आपका रैंडम वेरिएबल इन वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यूज ही नहीं ले सकता. तो आपका जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये कितना होना चाहिए आइडियली? 1. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये एफ एक्स करोगे यहाँ पे फ्रॉम 0 to 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1. राइट. कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कितना एरिया है वो यहां से पता चलता है. तो मेरा 0 से लेके 2 के बीच में कितना एरिया है वो कैसे पता चलेगा? ऐसे. और ये टोटल Yes. एरिया 1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज मेरा रैंडम वेरिएबल इसके अलावा तो कोई वैल्यूज लेता ही नहीं है. राइट. Yes. है ना. तो इसी लॉजिक से हम लोग कहाँ पे आते हैं कि जब भी आप अपने पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब है कि आपने नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक हर जगह पूरा इंटीग्रेशन कर दिया. इसका मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ योर रैंडम वेरिएबल उस पर इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है. तो ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज बेसिकली द एरिया अंडर द ग्राफ, under the entire graph of fx, right? fx का जो भी पूरा पूरा ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया है वो, और वो जो एरिया है वो 1 के बराबर होना चाहिए. राइट. ये हमारी दूसरी कंडीशन है. तो ये दोनों एनालॉगस ही है. यहाँ पे px ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे समेशन है बिकॉज डिस्क्रीट था तो यू हैव टू डू समेशन. यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो यू हैव टू डू इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसका काम होता है सम करना चीजों को. जैसे ये जो समेशन, ये क्या है? P0, P1, P2 इन सबको ऐड कर रहा है. तो इंटीग्रेशन क्या करता है? ये छोटी सी स्ट्रिप प्लस ये छोटी सी स्ट्रिप प्लस ये छोटी सी स्ट्रिप प्लस ये छोटी सी स्ट्रिप, इन सबको ऐड कर रहा है. इंटीग्रेशन भी ऐड ही करने का काम करता है. ठीक है. तो इंटीग्रेशन जो है, जब आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तब समेशन इज इंटीग्रेशन, और जब डिस्क्रीट है तो इट्स यूज्ड एज समेशन. ओके. इज दैट ऑल राइट? आर वी गुड सो फार? एनी डाउट्स? मैम जो पीडीएफ है वो जो ए से लेके बी तक वैल्यू है उसका सबमिशन होता है. जो पीडीएफ होता है? यस मैम. नहीं, पीडीएफ एक फंक्शन है, वो उसका समेशन नहीं होता. पीडीएफ सिर्फ एक फंक्शन है इस तरीके का. समेशन करने से ए और बी के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी आती है. तो मैम वो बी टू ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स वन कैसे आया, उसमें कंफ्यूजन था मैम. ए से बी में नहीं लिख रहे हम. अगर 0 से 2 तक आपका पूरा फंक्शन यही है, यस मैम. इसके बियॉन्ड 0 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ी वैल्यूज तो आ नहीं सकती. नो मैम. तो इसका जो भी टोटल एरिया है वही तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 0 से 2 के बीच में. यस मैम. और वो कितनी आनी चाहिए? 1. टोटल एरिया
मैम ये तो पता है कि जो समेशन होता है सारी प्रोबेबिलिटी का वो 1 है। हम्म। पूरा एरिया 1 कैसे आया इसमें क्योंकि मेरे रैंडम वेरिएबल 0 से लेके 2 के बीच में ही वैल्यूज लेता है, डाउट। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज इसी के अंडर आ गई, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। यस मैम। तो ये जो भी, और 0 से 2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एरिया अंडर दिस कर्व। यस। तो ये 0 से लेके 2 के बीच में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। यस। ये मतलब है इसका। ठीक। ओके। ऑल राइट। ओके जी। तो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। Guys, I'm a little unwell today, so I would try to maybe have a 1 hour class for today. So we can have one half an hour more of class, and we will continue it in the next class. Okay? So, all right, fine. Okay जी, चलो। ओके, सो ये क्या लिखा हुआ है? तो अभी तक जो भी हमने पढ़ लिया है, हमें सिर्फ उसी चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? The density function of a random variable x is given as this. तो ये क्या दे दिया आपको? fx दे दिया, ठीक है? और fx जो है वो कैसा हो गया? 2 times 1 minus x, and x value is going from 0 to 1. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली जो भी आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है? फ्रॉम 0 to 1, ठीक है? और उन्होंने क्या लिख दिया, ये जो पीडीएफ है इसकी वैल्यू है 0 एल्सवेयर, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के अलावा कुछ भी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है? और अब आपसे अलग अलग इन्होंने सवाल पूछ लिए, ठीक है? तो पहला सवाल ये पूछ लिया कि प्लीज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। तो रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? आपकी एक्स वैल्यूज जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, राइट? और 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया 1/3 या उससे छोटी। 1/3 या उससे छोटी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? 1/3 या उससे छोटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। तो मेरे को ये सारी वैल्यूज चाहिए, राइट? यस। है ना? अच्छा, ओके जी। तो अब इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको ना कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ। मे बी इट वॉज टू अर्ली टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या कहा था? कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो डेफिनेशन है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। यस और नो? राइट? कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। यस? यस। ठीक है, तो बाय दैट लॉजिक, मान लो अगर मैंने ये सोचा कि मुझे ये निकालना है, कि भाई देखो, कि मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या पता है? प्रोबेबिलिटी एट एनी रैंडम पॉइंट सी वो कैसे निकलेगी? जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से, कि भाई मेरा ये जो पीडीएफ होगा ना, उसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक के बीच में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है इसमें?
एक्स की वैल्यू सी या सी से छोटी होनी चाहिए और सी या सी से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब यही तो होता है ना कि एक्स की वैल्यू सी के बराबर होनी चाहिए, यस है कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए मैं इसको सी से लेके सी के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगी तो आ जाएगा। मेरी डेफिनेशन तो यही बोलती है, राइट? यस है ना? तो जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होती हैं तो आंसर क्या आता है इंटीग्रेशन में? 0 जीरो आता है। ये चीज सबने पढ़ी है। यस फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट? तो अब मैं ना आपको चार चीजें निकालने को बोलूंगी। आई विल आस्क यू टू फाइंड फोर थिंग्स। फर्स्ट, प्लीज फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए and probability that x is between b and a। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? दैट इज योर क्वेश्चन। क्या ये दोनों सेम होंगी? कोई कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी? ये आपको निकालना है। क्या करेंगे ये बताओ? व्हाट शुड वी डू? अच्छा, इस या गो अहेड। हम फर्स्ट वाले केस में तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैम सेकंड का पता नहीं। सेकेंड का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई ये जो है एक्स की वैल्यू, ये जो है प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल एक्स इज बिटवीन बी एंड ए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी कि मेरा रैंडम वेरिएबल बी से ए के बीच में हो, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट मेरा रैंडम वेरिएबल ए हो, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट मेरा रैंडम वेरिएबल बी हो, बिकॉज ये तीनों चीजें आपस में डिसजॉइंट है। यस ये तीनों चीजें आपस में डिसजॉइंट है, तो ये यूनियन हो गया। यूनियन जब करते हैं तो डिसजॉइंट चीजों को सिंपली आप ऐड कर देते हो, राइट? यस और नो? यस और ये जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी? फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो क्या होती है? जीरो, है ना? तो ये क्या हो गया? जीरो। दिस इज जीरो। व्हाट इज दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये जीरो और ये भी जीरो। तो मेरी ये दोनों वैल्यूज तो सेम हो गई ना, दिस एंड दिस, राइट? बोथ दीज वैल्यूज आर सेम। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? प्रोबेबिलिटी दैट x value going from b to a is exactly equal to probability that x value is going from b to a। अब इमेजिन करके देखो कि जब अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता, इफ इट वुड हैव बीन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इट कुड हैव डन डिजास्टर्स, राइट? बिकॉज जब अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो दिस ऑल्सो हैज सम प्रोबेबिलिटी एंड दिस ऑल्सो हैज सम प्रोबेबिलिटी, राइट? सो दिस वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, राइट? yes or no in case of discrete random variable, यस है ना? लेकिन कॉन्टिन्यूअस के केस में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय सिमिलर लॉजिक, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? और अगर मैं बोलूं कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? ये किसके बराबर होगी? इसको भी, इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस प्लस बी प्रोबेबिलिटी, राइट?
यस है ना। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस प्लस ए प्रोबेबिलिटी। यस तो ये वाली, और ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये वाली वैल्यू भी इसी के बराबर है, यस राइट। और ये वाली वैल्यू भी इसी के बराबर है, यस और ये वाली वैल्यू भी इसी के बराबर है। यस तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई चाहे इक्वल टू हो चाहे नहीं हो, सारी वैल्यूज इसी के बराबर होती हैं, या ये चारों चीजें इक्विवेलेंट है। ऑल दीज फोर थिंग्स आर इक्विवेलेंट, राइट। मतलब सबसे जो आंसर आएगा वो सेम ही आना है, राइट। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, probability that x is between b and a, that is exactly equal to probability that x is between b and a, that is exactly equal to probability that x is between b and a, that is exactly equal to probability that x is a and b, right. तो इट इज एज इफ कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो इट्स लाइक यूर फाइंड यू हैव अ, लाइक लेट्स से यू हैव अ पाइप, लेट्स से ये एक पाइप है, ठीक है। और अगर आप ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने का मतलब क्या है कि आप इस पाइप को जो ना स्लाइस कर रहे हो, यू आर स्लाइसिंग दिस पाइप हियर एंड हियर, और जो भी बीच में मास आया वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और जब भी आप कोई इक्वल टू रखते हो तो इट्स लाइक यू आर स्लाइसिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और एक स्लाइस जो होता है उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होती, राइट। कोई भी एक पेपर है, कोई भी एक पेपर है, कोई पेपर की वॉल्यूम होती है क्या, एनी पेपर हैज एनी वॉल्यूम, नो, अ सिंगल पेपर हैज नो वॉल्यूम, राइट। यस तो वो ही मतलब है कि एक सिर्फ एक पॉइंट पे स्लाइस करने का मतलब क्या है कि भाई एक पेज था, वहां पे कट कर दिया, एक स्लाइस आ गया, एक स्लाइस की कोई वॉल्यूम नहीं है। बट अगर ये बंडल मोटा हो गया, अगर ये बंडल मोटा हो गया और फिर जब आप है ऊपर से नीचे से इनको बीच में स्लाइस करोगे तो उसकी कुछ वॉल्यूम होगी। So it's like that. So if you just slice it here at single point and slice it here, it's not going to have any volume. But if you just take values between A and B, that will have the volume and that is like finding your probability. ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियर हो गया। सो व्हाट वी आर सेइंग कि वॉल्यूम कह लो या मास कह लो, ठीक है। सो स्लाइसिंग at a point will not lead to any loss of mass. Okay, fine. Are we good this far? Any doubts? नो चलो, ओके। सो नाउ वी कैन कम बैक टू द क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या था कि दिस इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस इज द पीडीएफ। जब भी पीडीएफ लिखी होती है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे जाके जब आप सीडीएफ देखोगे ना, तो सीडीएफ जो है उसको कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इफ समवेयर इट इज रिटन स्मॉल एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स इट इज पीडीएफ, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्स इज फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 1/3। तो लेस देन इक्वल टू 1/3 निकालने का क्या मतलब होगा कि आपको क्या निकालना है, what do you have to find? This is like finding the probability that my x value is greater than 0 and less than equal to 1/3, क्योंकि मेरे रैंडम यस वेरिएबल 0 से छोटी तो वैसे भी वैल्यूज नहीं लेता, राइट। और फिर ये कैसे निकालूंगी मैं, इसको कैसे निकालेंगे, आई कैन डू एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड एक्स वैल्यू गोइंग फ्रॉम 0 to 1/3, आई कैन डू दैट। यस मैम क्योंकि अभी अभी क्या देख के आए थे कि ये इक्वल कर लो, नॉट इक्वल कर लो, कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट।
और ये चारों के Yes. चारों वैल्यूज जो है क्या होंगी कि भाई आप अपने जो एफ एक्स वैल्यू है ना उसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम ए टू बी, दैट्स इट, राइट। ये हो गया, फाइन। तो अब Yes. मेरा एफ एक्स फंक्शन क्या है, व्हाट इज माय एफ एक्स फंक्शन, 2 × 1 - x, ठीक है। और इधर लिख गया dx, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1/3, राइट। तो वो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन आता है क्या हमें। Yes, ma'am. तो एक दो चीजें बता देती हूँ। जब भी मान लो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, और इधर ऐसे करके इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। यस और नो, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, Ma'am, x n+1 upon n. अपॉन n, या n+1, Um, n+1. n+1, राइट। n+1, ma'am. Yes. क्यों, लॉजिक क्या है कि इंटीग्रेशन का जो आंसर है ना उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो अगर आपने Yes. इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए। तो कभी भी अगर आंसर चेक करने की इच्छा हो और ऐसा लगे मैंने गलत कर दिया, तो जो आंसर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो, ये आना चाहिए, ठीक है। ये होता है। तो ओके जी, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल हैव टू डू द इंटीग्रेशन हियर, राइट। चलो ओके, what is going to be the integration here, this is nothing but 2 - 2x dx, integration going from 0 to 1/3, 0 to 1/3, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x. 2x, राइट। और -2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² upon 2. x²/2। और इसमें जो है मुझे क्या करनी है, लिमिट्स लगानी है फ्रॉम 0 to 1/3। तो आपको क्या करना है, पहले वैल्यू 1/3 पुट करनी है, माइनस फिर वैल्यू 0 पुट करनी है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दिस। सो दिस इज लाइक 2x - 2x, अच्छा पहले वैल्यूज डाल दो 1/3, ठीक है। तो 2 × 1/3 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, x² मतलब 1/3 होल स्क्वायर। तो ये चीज हो गई माइनस। अब आप जो है लोअर लिमिट डाल दो, लोअर लिमिट जब डालोगे यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो बेसिकली -0 हियर, राइट। दिस इज फाइन। Yes. ये कितना हो गया, 2/3 माइनस 1/9, और ये कितना हो गया, 9 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 6 - 1, एंड दिस इज हाउ मच, 5/9, राइट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी that your random variable is less than equal to 1/3, what is that, 5/9, okay, are we fine with this, Yes. ठीक है ना। चलो ओके, अब what is this now, second part is saying, guys, everybody fine with this, okay, Narmada is fine, Anshika, Priyank, Varsha, guys all good, Yes. okay, Priyank is fine, okay, good, all right, ठीक है। So the next thing that we have is what is the probability
that x will exceed 0.5. What is the meaning of this statement? So you have to find the probability that x value will be exceeding 0.5. Meaning what? क्या मतलब है इसका? Probability that x is exceed मतलब you have to be greater than, right? Yes. So x value greater than 0.5, right? Yes. So how will we find this probability? Ma'am, probability from greater than 0.5 but less than 1. Perfect. So I can simply find this, right? Probability that x value is less than 1, but it's greater than 1/2, which is 0.5, right? तो अब ये कैसे निकालोगे? How will we find this? Ma'am, integration of fx from half to 1. Perfect. Half to 1, right? अब ये fx की वैल्यू क्या थी? 2 minus 2x. इंटीग्रेशन हाफ टू 1, राइट? अब इसको फाइंड आउट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसमें वैल्यूज 1/2 और 1 ये पुट करनी है, राइट? तो पहले 1 पुट कर लो, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस, फिर आप क्या कर लो? 1/2. 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब इस चीज को निकाल लो. दिस इज 1 माइनस, दिस इज अगेन 1 माइनस 1/4, राइट? तो अब ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 प्लस 1/4. What is this? 1/4. So what is the probability that x value is greater than 0.5? It's 1/4. Okay. Fine. Can we do this? Yes. Perfect. Very nice. Okay. All right. Now let's see this. Now let's see how many of you are able to do this. Okay, part C. Read part C and try to see what we have to do. Given that x value is greater than equal to 0.5, what is the probability that x will be less than 0.75? So what are you supposed to find? Take 1 minute, everybody think about this. You know everything that you will need to be able to calculate it. Just try to think about probabilities in general. What is given, how to find it. देखो जरा, सोचो 1-2 मिनट और फिर बताओ कि क्या कर सकते हैं इसमें. What can we do? Ma'am, probability less than ma'am, probability greater than equal to half, but less than equal to 3/4. Okay. So basically Anshika is saying कि मुझे ये निकालना है. This? Yes. Okay. Anybody having a different answer to this? Okay, Narmada is also saying integral from 0.5 to 75. Okay, fine. 2 people have the same answer. Good, okay. It may or may not be right.
जस्ट रीड द स्टेटमेंट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय मैं ऐसे बोल देती, गिवन दैट इवेंट ए हैज हैपेंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी विल हैपन। तो फिर आपको क्या निकालना होता? इफ आई वुड हैव सेड दैट गिवन कोई एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, और मैंने बोल दिया गिवन दैट इवेंट ए हैज हैपेंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी हैज हैपेंड, तो आप क्या करते? तो मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालते, राइट? है ना? यस। तो मान लो अगर मेरा इवेंट ए है कि भाई मेरा रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 वैल्यू ले, ठीक है, और मेरा इवेंट बी है कि भाई मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.75 वैल्यू ले, विल बी लेस देन 0.5, तो इक्वल वाला वैल्यू साइन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरे को क्या बोल रहे हैं कि गिवन दैट ए हैज हैपेंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी हैज हैपेंड, यही लिखा हुआ है ना? यस। है ना? तो मतलब मेरे को निकालना क्या है? व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? पार्ट सी, that given that A has happened, find the probability that B has happened। तो ये एक्चुअली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालनी है मुझे, राइट? और यस। ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट? यस। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज माय नंबर, माय रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। intersection, what is b? that x value is less than 0.75, right? है कि नहीं? यस। divided by what is a? that x value is greater than equal to 0.5, यही है ना? मुझे क्या चाहिए? मेरा रैंडम वेरिएबल 0.5 से बड़ा भी हो और 0.75 से छोटा भी हो, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? दैट व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी कि भाई मेरा रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक हो, 0.75 से लेके 0.5 से के बीच में, यस, divided by probability that this is greater than equal to 0.5, right? Yes, है ना? तो जो आप बोल रहे थे वो करेक्ट है, ये तो निकालना तो है, बट गिवन दैट x वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी उस नंबर से डिवाइड भी करनी पड़ेगी, राइट? और ये हमने पार्ट बी में निकाला था, ये कितना था? 1/4। पार्ट बी में यही तो निकाला था, पार्ट बी में ग्रेटर देन 0.5 निकाला था, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों सेम ही होंगे क्योंकि इट्स कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो, वो दोनों चीजें सेम रहती, ठीक है? तो नीचे वाली चीज क्या आ गई मेरी? 1/4, वो ऑलरेडी निकला हुआ है। और ये कैसे निकलेगा? दिस इज बेसिकली 2 - 2x dx, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.5 to 0.75, राइट? और इसको डिवाइड करना है 1/4 से, जिसको हम लोग 0.25 लिख देते हैं, ठीक है जी? क्लियर हो गया? This is your probability of B given A. So you have to find the conditional probability, right? Fine. यस। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा? इसको जब निकालोगे तो क्या है? 2x - x², तो ये जो है 0.5 से लेके 0.75, तो 3/4 लिख लेते हैं, थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करने में। 2 टाइम्स 3/4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और फिर बीच में -2, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट? ऐसे हो गया। तो अब क्या करो? दिस इज 3/2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1/2 विच इज 1,
minus 1/2 times 1/2, which is 1/4, right? So what is this? इनका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16, और यहाँ पे 8, 8 3 24 माइनस 9, और इधर क्या हो जाएगा -3/4. What is 24 minus 9? 4, 5. 15, right? Yes, 15/16 minus 3/4. है कि नहीं? इसको टाइम्स 4 कर लो, इसको भी टाइम्स 4 कर लो. ये कितना हो जाएगा 15 minus 12 divided by 16. है कि नहीं? ये कितना हो गया 3/16. ठीक है. Yes. तो आपका आंसर क्या आ गया 3/16. किसका? इंटीग्रेशन का. और इंटीग्रेशन के नीचे हर जगह मुझे 0.25 भी करना था, राइट? 0.25, 0.25, 0.25 और फिर 0.25. मतलब 0.25 मतलब नीचे 1/4, मतलब टाइम्स 1/4. 4 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, राइट? Yes. आपका आंसर कितना हो गया 0.75. ओके, फाइन, क्लियर है? Yes. तरीके से थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन का यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली जा सकती है. दे कैन ऑल्सो मिक्स कॉन्सेप्ट्स. सो लाइक दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज योर प्रोबेबिलिटी में आया था, लेकिन अब ये तो आपसे कहीं पे भी पूछ सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो फाइन. सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 4 का, वो हो गया है. तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस और ज्यादा करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग 4.1 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज एज वेल. सो यू विल बी एबल टू डू इट. एंड उसके बाद जो CDF, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंसेस एंड ऑल ऑफ दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. आई हैव टू कट दिस शॉर्ट बिकॉज not feeling too well, so I didn't want to cancel also at the last moment. So let's continue this on the coming Tuesday. ठीक है. और आपके जो मैथ्स के डाउट्स थोड़े बहुत पेंडिंग रह गए थे, उसके लिए जो है हम लोग कल शाम को एक डाउट क्लास रख सकते हैं. व्हाट टाइम वुड वर्क फॉर यू? 8 PM works for you? या 7? Yes. Anything? Yes. Which 7 or 8? Tell me. Ma'am, anytime Anytime. from 6 to 10. ओके, चलो लेट्स डू 8 देन. ठीक है. 8 बजे एक डाउट क्लास रख लेते हैं. आपके स्टैट्स के डाउट हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, मैथ्स के डाउट्स हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. सो फ्रॉम 8 to let's say 9, let's keep the doubt class. Okay, all right. Thank you so much guys. Take care and have a good rest of your day. Thank you.